हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये लॉ कहता है क्या है? ये कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम इसको सही से लिखें तो फोर्स ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ बी ऑन ए। अब ये मैंने माइनस क्यों लगाया और ये क्या लिखा है ये मैं समझाता हूँ। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, वो बी पे फोर्स लगाता है, तो ऑब्जेक्ट बी भी ए पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए बी पे फोर्स लगाता है, ठीक है, ए बी, तो जो ऑब्जेक्ट बी है ना, वो भी ऑब्जेक्ट ए को सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगी, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगी। बस कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या कहता है, मेन जो पॉइंट है आपका नोट करने वाला वो ये है कि जो दोनों फोर्स होंगे ना, एक्शन और रिएक्शन फोर्स, ये होंगे दोनों अलग अलग बॉडी पे। नहीं समझ में आया? देखो, जो एक्शन का फोर्स और रिएक्शन का फोर्स होता है ना, वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करता है। ठीक, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करते हैं। देखो, समझ में तो नहीं आया होगा, बस लिख लिया। हमेशा एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये तुम हो, ये एक वॉल है, बहुत फेमस एग्जांपल है। तुम वॉल को पुश कर रहे हो एक फोर्स लगा के। ठीक है, तुम वॉल पर एक फोर्स लगाते हो, तो जो वॉल होगी ना, वो तुम पर भी एक फोर्स लगाएगी। दोनों फोर्स इक्वल है। ठीक है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल। देखो, जो तुम हो एफ ऑफ पर्सन ऑन वॉल, ठीक है, ये तुमने फोर्स लगाया कहाँ की तरफ? वॉल की तरफ। तो वॉल भी तुम पे एक फोर्स लगाएगी, एफ ऑफ वॉल ऑन पर्सन। ठीक, किस तरफ? तुम्हारी तरफ। ठीक है, तो जो दोनों पेयर्स होंगे ना फोर्सेस के, दोनों फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको नोट कर लो। जो दोनों फोर्सेस होंगे ना, वो क्या होंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा उनके डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जो दोनों फोर्स लग रही होंगी ना, वो कैसी होंगी? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और हाँ, दोनों जो फोर्स होंगी ना, वो क्या हो रही होंगी? अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लग रही होंगी। देखो, एक और टर्म आता है कि जो दोनों फोर्सेस होंगी ना, वो अलग अलग बॉडीज़ पे लग रही होंगी। ऐसा क्यों है? जो तुम्हारा फोर्स है ना, वो वॉल पर एक्ट कर रहा है। ये जो तुम्हारा फोर्स है, ये वॉल पे एक्ट कर रहा है। और वो जो वॉल का जो फोर्स है ना, वॉल का जो फोर्स है, वो तुम पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस होती है ना, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं होती, कैंसिल नहीं करती एक दूसरे को। ठीक है, ये जो दोनों फोर्सेस होंगी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये लग रहे हैं अलग अलग बॉडीज़ पे। ठीक है, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। ठीक है, ये जो दोनों फोर्सेस होंगी ये अलग अलग बॉडीज़ पे लग रही होंगी। ठीक, अब हम समझते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस को कैसे पहचानें। बहुत कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन मैं कुछ कंडीशंस लिखवा रहा हूँ। उन कंडीशंस को अप्लाई कर लेना, बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए समझना। ठीक है, एक्शन रिएक्शन
पेयर होने के लिए कंडीशन नंबर वन, देखो जो फोर्स होंगी ना वो कैसी होंगी, सेम टाइप की होनी चाहिए, सेम टाइप की फोर्स होनी चाहिए, ठीक है, सेम टाइप ऑफ फोर्स, ठीक, सेम टाइप ऑफ फोर्स। अगर एक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो रिएक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, ठीक। अगर एक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये जो फोर्स लगा रहे हो तुम, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो जो रिएक्शन है ना वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि वॉल ने तुम पे फोर्स लगाया, ठीक। अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी रिएक्शन भी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अर्थ है, ठीक, अर्थ है, यहाँ तुम खड़े हो, ठीक है, अर्थ ने तुम पे एक ग्रेविटेशनल का फोर्स लगाया, ग्रेविटेशन का फोर्स लगाया, ठीक है, अर्थ ने तुम पे एक ग्रेविटेशन का फोर्स लगाया, तुमने भी अर्थ पे एक ग्रेविटेशन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस कैसी होंगी, ये फोर्सेस होंगी एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। देखो कंडीशन 2 क्या होगा, कंडीशन 2 होगा, कंडीशन 2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जो एक्शन फोर्स होगी एफ ऑफ ए बी, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा एफ ऑफ बी ए, ठीक। कंडीशन 3 क्या है, कंडीशन 3 अभी बताया, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक, मतलब एफ ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी ऑन ए। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कंडीशन नंबर 4 बहुत ही मेन कंडीशन क्या कहती है, जो कंडीशन 4 होगी ना वो इसको ऐसे कहेंगे कि जो फोर्सेस होंगी ना वो डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करेंगी, ठीक, डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करेंगी, फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। अभी मैंने बताया पीछे, ठीक है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये पॉइंट क्या कह रहा है, देखो अभी हमने बताया कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होंगी उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है सर, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये बताओ अगर जो फोर्स है वो सेम है तो एक्सेलरेशन क्यों नहीं सेम होता, मतलब जैसे हमने अर्थ और एप्पल का एग्जांपल अगर ले, ये अर्थ है, ठीक है, ये पेड़ है, यहाँ से एक एप्पल गिर रहा है, ठीक है, तो जो एक्शन फोर्स होगी वो ग्रेविटेशन फोर्स होगी जो एप्पल पे लग रही होगी, और रिएक्शन फोर्स जो एप्पल अर्थ पे लगा रहा होगा, ठीक है। अर्थ है वो एप्पल को नीचे खींच रही है, जो एप्पल है वो भी अपनी तरफ अर्थ को खींच रहा है, फोर्स सेम है, ठीक है। एफ ऑफ एप्पल ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अर्थ ऑन एप्पल, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन सेम क्यों नहीं है, इसका एक्सेलरेशन मान लो कुछ होगा ए, ठीक है, जी ले लो जी, ठीक, इसका एक्सेलरेशन होगा जी नीचे गिरते वक्त। तो ये बताओ अर्थ भी उसी एक्सेलरेशन से ऊपर आती है, नहीं आती ना, आती है कि नहीं, नहीं आती, क्यों नहीं आती, देखो इसलिए नहीं आती क्योंकि दोनों का जो मास है ना वो डिफरेंट है, दोनों का मास डिफरेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू एफ बाई एम। भले ही फोर्स सेम हो, भले ही फोर्स सेम हो, लेकिन मास तो डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, एप्पल का मास स्मॉल है तो जो एक्सेलरेशन होगा, एप्पल का मास स्मॉल है ना तो ये कट के बड़ी वैल्यू आएगी, तो मतलब इसका एक्सेलरेशन जो हुआ वो हम पता कर सकते हैं, मतलब नोटिसेबल होगा, ठीक है। लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल आएगा, तो हमें उतना पता नहीं चलेगा, ठीक है, मास पे डिपेंड करता है, ठीक। देखो एक बहुत एक अच्छा एग्जांपल है वॉकिंग का, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। जब तुम वॉक करते हो ना, जब तुम वॉक करते हो, ये मैंने लेग्स बनाया, पता नहीं कैसे लेग्स है,
बस इमेजिन कर लो ये वॉक कर रहा है, ठीक है। तो जो फुट है ना तुम्हारा, जो पैर है, ये ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करता है। क्या करता है? ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करता है। जो तुम्हारा पैर है ना, ये ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करता है। तो ये कौन सा फोर्स हो गया? ये हो गया एक एक्शन फोर्स। तुमने कुछ एक्शन किया ग्राउंड पे, तो ग्राउंड क्या करेगी? ग्राउंड तुम पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी आगे की तरफ। ग्राउंड तुम पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी आगे की तरफ, ठीक। ये होगी रिएक्शन फोर्स, ठीक, रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स कौन सी होगी? एक्शन फोर्स वो फोर्स हो गई एफ ऑफ फुट ऑन ग्राउंड, ठीक। और रिएक्शन फोर्स कौन सी होगी? रिएक्शन फोर्स हो गई एफ ऑफ ग्राउंड ऑन फुट, ठीक। तो इससे क्या हुआ? रिएक्शन फोर्स की वजह से तुम आगे चल पाए। तुमने ग्राउंड को पीछे धक्का दिया, तो ग्राउंड ने क्या किया? तुमको आगे धक्का दिया, ठीक है। तो तुम आगे चले, ठीक है। तुमने क्या किया ना, एक फोर्स लगाया पैर की तरफ, पैर से ग्राउंड को फोर्स लगाया पीछे की तरफ। जब तुम चलते हो, जैसे तुम चल रहे हो, ठीक है, ये पैर है, तो ये पैर क्या कर रहा है? ये पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तुम ऐसे कभी चलना देखो, चलते तो हो, तो तुम पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो ग्राउंड क्या करेगी? तुम्हें आगे की तरफ फोर्स लगाएगी। पीछे की तरफ तो ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक। तो इस वजह से तुम आगे चल पाए। जो ग्राउंड है ना, वो तुम्हें आगे की तरफ पुश करती है, ठीक है। देखो, हम खुद डायरेक्टली आगे फोर्स नहीं लगाते, हम आगे की तरफ फोर्स लगा के थोड़ी चलते हैं। जब हम पैर लगाते हैं तो पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं ना, हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो ग्राउंड हमें आगे की तरफ पुश कर देती है। तभी तुमने देखा होगा कि स्लिपरी फ्लोर पे हमें चलना मुश्किल होता है। हमें इसलिए चलना मुश्किल होता है, मान लो यहाँ पर खूब सारा तेल गिरा हुआ है, ठीक है, तो तुम उतना फोर्स एक्सर्ट ही नहीं कर पाओगे ग्राउंड पे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम है ना, फ्रिक्शन कम है। फ्रिक्शन का भी लेक्चर लाएंगे आगे। तो अगर फ्रिक्शन कम है तो तुम उतना फोर्स एक्सर्ट ही नहीं कर पाओगे ग्राउंड पे, है ना। जैसे ग्राउंड है, ये तुम्हारा पैर है, तो तुम्हें पुश करना है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो तुम फोर्स एक्सर्ट कहाँ कर पाओगे ज़्यादा, तो तुम्हें उतना फॉरवर्ड रिएक्शन मिलेगा नहीं। इसलिए क्या करते हो तुम? स्लिपरी फ्लोर पे फिसल जाते हो, उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है, समझ गए। देखो, जब तुमने ट्रिगर दबाया ना, तो जो गन होगी वो बुलेट को आगे पुश करेगी, आगे फोर्स लगा के पुश करेगी। तो जो बुलेट होगी ना, वो भी गन पे एक फोर्स लगाएगी। एक्शन फोर्स कौन सी होगी उसमें? एक्शन फोर्स होगी जब तुमने ट्रिगर दबाया, तो एक्शन फोर्स होगी एफ ऑफ गन ऑन बुलेट। तभी बुलेट आगे गई, है ना, आगे गई ना बुलेट। जब तुमने ट्रिगर दबाया, यहाँ पे स्पार्क हुआ, ठीक, बुलेट आगे गई, तो एफ ऑफ गन ऑन बुलेट। तो रिएक्शन फोर्स कौन सी हुई? रिएक्शन फोर्स हुई एफ ऑफ बुलेट ऑन गन। क्या बुलेट भी गन पे फोर्स लगाती है? हाँ या ना? बिल्कुल लगाती है। तुमने गेम खेला होगा तो उस गेम में रिकॉइल फील होता है, एक झटका लगता है ना, तो किस वजह से आता है? वो आता है बुलेट की वजह से। बुलेट की वजह से एक्शन रिएक्शन पेयर है दोनों, है ना। गन जो है वो बुलेट पे फोर्स लगा रही है, तो बुलेट आगे जा रही है। बुलेट जो है वो गन पे फोर्स लगा रही है, तो गन क्या होगी? हल्की सी रिकॉइल हो जाएगी, गन रिकॉइल हो जाएगी। अब देखो, जो बुलेट का मास है ना, उसको स्मॉल एम ले लेते हैं, गन का मास को कैपिटल एम ले लेते हैं। बुलेट का जो मास है वो कंपैरेटिवली गन के मास से बहुत बहुत छोटा है, ठीक है। तो अगर हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाएं, F=ma, तो A=F/m। तो अगर हम यहाँ पे बुलेट का मास रखते हैं, रखते हैं A ऑफ बुलेट F/m बुलेट, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन इसका बहुत ज़्यादा निकल के आएगा, ठीक, एक्सेलरेशन इसका बहुत ज़्यादा निकल के आएगा, तभी बुलेट बहुत तेज़ी से भागेगी आगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे A ऑफ गन रखें,
F/m ऑफ गन। तो m बहुत ज़्यादा है, m ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम आएगा। इस वजह से हमको यहाँ पे एक जर्क फील होता है, ठीक है। तभी हम लोग एक टाइट बंदूक पकड़ते हैं, बहुत टाइट से, ठीक है। रिकॉइल फुल होता है किस वजह से, ए ऑफ गन की वजह से, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, ठीक।